नई शिक्षा के इस YouTube मंच पर आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। सीटेट सॉल्व सीरीज़ के इस क्रम में आज के इस वीडियो में हम सीटेट वर्ष 2012 के पेपर 1 के हिंदी भाषा प्रथम के पेडागोजिकल इश्यूज़ यानी शिक्षण शास्त्रीय मुद्दों से संदर्भित प्रश्नों पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बात इस प्रश्न पत्र के संदर्भ में जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है वो यह है कि यह प्रश्न पत्र जो है वो विशेष रूप से महाराष्ट्र में आयोजित कराया गया था और उसके पीछे का कारण ये है कि तत्कालीन जो महाराष्ट्र की परिस्थितियाँ थीं वो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने लायक नहीं थीं। तो इस वजह से सीबीएसई ने ये डिसीज़न लिया कि रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र हम इस पूरे सीटेट के एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे और बाद में हम महाराष्ट्र में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे। तो यह वही प्रश्न पत्र है जो आगे चल कर के तकरीबन 2 महीने बाद महाराष्ट्र में कंडक्ट हुआ था, आयोजित कराया गया था। और यही कारण है कि इस बात के संकेत के रूप में हमने इस वीडियो के बैनर पर मुंबई 2012 इस चीज़ को लिख दिया है, जिससे आपको स्पष्ट रहे कि यह पेपर कहाँ का है। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 106। भाषा, कला और सृजनात्मकता व कल्पनाशीलता, यानी ये चारों कह रहे हैं। आपका विकल्प पहला सभी पृथक हैं, दूसरा सभी में गहरा संबंध है, तीसरा सभी भाषा की कक्षा से बाहर की वस्तु हैं और चौथा केवल कला की कक्षा में अर्थपूर्ण है। तो यहाँ यह बात आप स्पष्ट रूप से समझ लें, चाहे लैंग्वेज, आर्ट, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन, ये चारों चीज़ें जो हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, अंतः संबंधित हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा कि सभी में गहरा संबंध है, ये सही हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन सभी पृथक हैं, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तीसरा ऑप्शन सभी भाषा की कक्षा के बाहर की विषय वस्तु हैं, तो ऐसा भी नहीं है। और चौथा ऑप्शन तो वैसे भी खारिज होगा, क्योंकि इसमें केवल लगा करके वो एक पक्षीय झुकाव जो है वो दर्शा दिया गया है और कह रहे हैं कि केवल कला की कक्षा में अर्थपूर्ण है, तो ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जान लें आप कि जब हम कल्पना के विषय में, सृजनात्मकता के विषय में जब विस्तार से एक पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे तो इन चारों के बीच कैसा संबंध है, ये वहाँ चीज़ें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 107। भाषा की पाठ्यपुस्तकों में साहित्यिक विधाओं के साथ साथ विज्ञान, खेलकूद, भूगोल आदि अन्य विषयों की सामग्री क्या योगदान देती है या उसकी क्या भूमिका है, यह है प्रश्न। तो आपका विकल्प पहला, नहीं होनी चाहिए इस तरह की सामग्री, इससे पृष्ठों की संख्या बढ़ती है। दूसरा, होनी चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। तीसरा, होनी चाहिए ताकि बच्चे विभिन्न विषयों की शब्दावली से परिचित हो सकें। चौथा, नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये विषय बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, भाषा की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न जो साहित्यिक विधाएं आपकी हैं, जिसमें कविता, कहानी, आत्मकथा, एकांकी इत्यादि जो विधाएं हैं, इनके साथ साथ ये जो विज्ञान, खेलकूद, भूगोल आदि विषयों की सामग्री जोड़ी जाती है, इसका मुख्य मकसद ये होता है कि बच्चे इन विषयों की जो शब्दावलियाँ हैं, जैसे भूगोल है, भूकंप शब्द आ रहा है, ठीक है, भौगोलिक शब्दावली का शब्द है वो। इसी तरह से खेल कूद में तमाम शब्द आते रहते हैं, विकेट क्या है, विकेट कीपर क्या है इत्यादि। विज्ञान के संदर्भ में भी कई सारे शब्द इसी तरह से आते रहते हैं। मकसद कुल मिलाकर के ये होता है कि बच्चे यदि भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ अन्य विषयों की शब्दावलियों से भी परिचित होते चलें। तो ये तीसरा विकल्प आपका जो है वो सर्वाधिक उचित उत्तर है। बाकी के जो विकल्प हैं वो खारिज हो जाएंगे। पृष्ठों की संख्या बढ़ती है, बताइए, इस तरह ये ज़बरदस्ती का विकल्प एक बनाया गया है। दूसरी, होनी चाहिए क्योंकि इससे सामान्य ज्ञान बढ़ेगा, तो इससे अच्छा आंसर हमारा तीसरा है। और चौथा, नहीं होनी चाहिए कि ये
क्योंकि ये विषय जो है बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तो नहीं, ये सब नहीं होगा। तीसरा राइट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 108 क्या है ये? मौन पठन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? आपके ऑप्शन है, पहला गहन अर्थ ग्रहण करना, ठीक बात है। बिना बुदबुदाए पढ़ने की कला का विकास। तीसरा द्रुत गति से पढ़ना या पढ़ जाना। चौथा ढेर सारी जानकारी प्राप्त करना। तो देखिए, मौन पठन का सीधा सा उद्देश्य है गहन अर्थ को ग्रहण करना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली कई पेपर में भी आ चुका है। जब आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। ठीक है, बल दे रहे हैं उस पर, मातृभाषा पर, प्राथमिक स्तर पर। क्यों होनी चाहिए, इसकी ठोस वजह क्या है? पहला, वह सरल होती है। दूसरा, वही एकमात्र माध्यम होती है। तीसरा, उसी में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। और चौथा, पुस्तकें इसी भाषा में होती हैं। तो इसी भाषा में होती हैं और वह सरल होती है इस वजह से, और एकमात्र माध्यम होती है। ऑप्शन ये नहीं होंगे। तीसरा ऑप्शन जो है सबसे बढ़िया तरीके से मातृभाषा के समर्थन में सबल रूप से खड़ा हो रहा है, क्योंकि बच्चे का मस्तिष्क जो है सबसे पहले क्रियाशील किस में होता है? उसकी मातृभाषा में। तो इसीलिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम है, कम्युनिकेशन का, बातचीत का माध्यम है, वो मातृभाषा होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 110, प्रत्येक बच्चे की भाषा कैसी होती है? कह रहे हैं जटिल, पहला ऑप्शन। दूसरा सरल। तीसरा अपने आप में अपूर्ण। और चौथा अपने आप में पूर्ण। तो देखिए, प्रत्येक बच्चे की जो भाषा होती है वो अपने आप में पूर्ण होती है। बच्चे अपने भाषा के संदर्भ में अपने व्याकरणिक नियम तक जो है बना लेते हैं, और उन्हीं को लेकर के वो पहली बार विद्यालय में प्रवेश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 111, भाषा की पाठ्यपुस्तक में अभ्यासों का महत्व इस रूप में है कि, ठीक, अभ्यास का महत्व आपको बताना है, क्यों है? आपके ऑप्शन है, पहला, उनके अभाव में पाठ्यपुस्तक अपूर्ण होती है। दूसरा, वे बच्चों को निर्देश देते हैं कि उन्हें किस सीमा तक कार्य करना है। तीसरा, वे बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर उपलब्ध कराते हैं। और चौथा, वे भाषा का प्रश्न पत्र बनाने का एकमात्र आधार है। तो आपका जो सबसे उचित उत्तर इसमें है वह है तीसरा। अभ्यास जो होते हैं भाषा की पाठ्यपुस्तक में, वे बच्चों को भाषाई प्रयोग के विविध अवसर उपलब्ध कराते हैं। जैसे आप प्रश्नों की दृष्टि से देखें तो कई बार अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में हो सकता है, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय। यहाँ भी प्रश्नों के प्रकार में भी विविधता है। इसके बाद कुछ अभ्यास गतिविधियों के माध्यम से कराए जाते हैं। तो ये जो अभ्यास है वो विविधता से भरे हुए रहते हैं, और इसीलिए वो भाषा प्रयोग के तमाम अच्छे अवसर उपलब्ध कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 112, भाषा शिक्षक का यह दायित्व है कि वह, आपका ऑप्शन पहला, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए। दूसरा, बच्चों की मातृभाषाओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करे। तीसरा, बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में आपसी संबंध बनाए। और चौथा, भाषा को अनिवार्यतः लिखित कार्य दे, बच्चों को अनिवार्यतः लिखित कार्य दे। तो सबसे उचित उत्तर आपका कौन सा है? तीसरा। भाषा शिक्षक का यह दायित्व होना चाहिए कि बच्चे के घर की भाषा यानी उसकी मातृभाषा और स्कूल की भाषा, ठीक है, अगर उसमें कुछ अंतर है तो उसमें संबंध बनाने का या उसको जोड़ने का प्रयास करें। ये उसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। बाकी के विकल्प एक पक्षीय या एकांगी होने के कारण वो खारिज करने के योग्य हैं। जैसे पहला ऑप्शन आपका व्याकरण के नियम सिखाए, और दूसरा मातृभाषाओं का पूर्ण ज्ञान शिक्षक प्राप्त करें। तो ऐसी कोई बाध्यता उसके लिए नहीं है, वो क्यों पूर्ण ज्ञान प्राप्त करे, सामान्य ज्ञान ही काफ़ी है उसके लिए।
बच्चों को अनिवार्यता लिखित कार्य दे, तो ये सब रिजेक्ट हो जाएंगे, तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। भाषा के आकलन में किस पर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए? पहला व्याकरणिक ज्ञान, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा मौखिक भाषा और चौथा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। तो बिल्कुल ये आसान सा प्रश्न है, चौथा आपका सही है कि भाषा का जब भी आकलन करें आप, तो विभिन्न संदर्भों में किस तरह से बच्चा भाषा प्रयोग कर रहा है, आप उसकी कुशलता का आकलन, उसकी उस दक्षता का आप आकलन करें, कुशलता का करें। ठीक, व्याकरणिक ज्ञान, लिखित भाषा और मौखिक भाषा ये नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 114। विद्यालय आने से पहले आपके ऑप्शन है, पहला बच्चों के पास अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ होती है, ठीक बात है। दूसरा, बच्चों के पास अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती। तीसरा, बच्चे अपनी भाषा के प्रयोग में पूर्णतः दक्ष होते हैं। और चौथा, बच्चे अपनी भाषा के प्रयोग में अत्यंत कमज़ोर होते हैं। तो इसका जो सबसे उचित उत्तर है वह है आपका पहला, बच्चों के पास अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ होती है। ठीक, पूर्णतः दक्ष हों, अत्यंत कमज़ोर होते हैं और सचेत समझ नहीं होती है, ये तो ठीक इसका विपरीत है। आगे बढ़ते हैं। लिखना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? आपके ऑप्शन है, पहला लिपि चिन्हों की बनावट, दूसरा मानक वर्तनी पर बल, तीसरा अभिव्यक्ति की कुशलता, चौथा सुंदर लेख। तो इसका जो सर्वाधिक समीचीन उत्तर होगा वह होगा अभिव्यक्ति की कुशलता लिखना कौशल में। लिप चिन्हों की बनावट, मानक वर्तनी पर बल और सुंदर लेख नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? उसका ठोस तार्किक आधार है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ लिखी, अब वह कुछ भी हो सकता है, इस लेखन में आपने लिप चिन्हों पर खूब ध्यान दिया, खूब अच्छी बनावट रही उसकी, अक्षरों की, शब्दों की, और राइटिंग अच्छी रही कुल मिलाकर, और मानक वर्तनी पर भी आपने खूब बल दिया, सुंदर लिखा आपने, सुंदर लेख लिखा, सजाया उसको खूब, पर आप क्या कहना चाह रहे हैं उस पूरे लेखन में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो क्या मतलब बनता है उसका? तो इसीलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, अभिव्यक्ति क्या हो रही है उस लेख से, कहना क्या चाह रहे हैं आप, ये समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 116। 6 वर्षीय तुलिका बातचीत करते समय कभी कभी अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, यह किस ओर संकेत करता है? बातचीत के दौरान कभी कभी वो मातृभाषा बोलती है। आपके ऑप्शन है, पहला तुलिका को भाषा की बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, बोल तो रही है ना, वो मातृभाषा बीच बीच में कर रही है, तो उसकी वजह पता करनी है हमें। दूसरा, उसका शब्द भंडार बहुत कम है। तीसरा, वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में है। और चौथा, उसे केवल अपनी ही भाषा पसंद है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका तीसरा, वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में है। ठीक, क्योंकि वो जो भाषा लक्ष्य भाषा सीख रही है उसके बीच बीच में कभी कभी मातृभाषा के उसके शब्द आ जाते हैं। तो लक्ष्य भाषा को सीखते समय तुलिका जब लक्ष्य भाषा में कोई शब्द उसको नहीं विस्मृत हो रहा होता है कि याद नहीं आ रहा है, तो उसके स्थान पर अपने मातृभाषा के जो समानार्थी शब्द है उसको रख देती होगी वो, तो वो सीखने के यानी लर्निंग के प्रोसेस में है तुलिका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 117। भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को रखना चाहेंगे? पहला, संज्ञा की परिभाषा बताइए। दूसरा, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको बहुत मज़ा आया हो।
तीसरा, चांदनी रात में नौका विहार शीर्षक पर निबंध लिखिए। चौथा, विशेषण शब्द के 2 उदाहरण दीजिए। अब इस प्रश्न में आपको सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है? भाषाई रूप से या कह लें कि भाषा का आकलन करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होती है अभिव्यक्ति। आप कहना क्या चाहते हैं, अब वो माध्यम कोई भी हो, चाहे आप बोल करके करें या लिख करके करें। और जब भी अभिव्यक्ति का आकलन करना है, आपको भाषा की गहरी समझ का पता करना है आपको, तब आपको ऐसे प्रश्न बनाने होंगे जब बच्चे को लिखने का अधिक अवसर मिले, या कह लें कि अपनी बात को रखने का ज़्यादा समय मिले। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो दूसरा विकल्प है कि किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको बहुत मज़ा आया हो। अब इसके ज़रिए आप वह अपनी अभिव्यक्ति को पूरा विस्तार दे ले जाएगा और साथ ही साथ उसकी सृजनात्मकता, मौलिकता या रचनात्मकता कह लें, वह भी सामने आ जाएगी। बाकी के जो आपके प्रश्न हैं, संज्ञा की परिभाषा बताइए, बिल्कुल रटा रटाया सा आंसर वो दे देगा। चांदनी रात में नौका विहार शीर्षक पर निबंध लिखिए, अगर कुछ वो पढ़ चुका है वहाँ तो इसके पहले इस शीर्षक पर थोड़ा भी उसे ज्ञान है, वहाँ से उठा करके वो रख देगा। विशेषण शब्द के 2 उदाहरण दीजिए। तो इस तरह के प्रश्न जो है भाषाई कौशल का पूरा परिचय नहीं दे पाते हैं, कह लें आप। और दूसरी तरफ जो सेकंड ऑप्शन का आपका प्रश्न है, इसके ज़रिए बच्चों के चिंतन का भी विकास हो जाता है साथ ही साथ। तो दूसरा विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 118, भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? तो कह रहे हैं आपका ऑप्शन है पहला, आपसी बातचीत, दूसरा भाषा की पाठ्यपुस्तक, तीसरा भाषा की परीक्षा, चौथा समाचार पत्र पढ़ना। तो ये तो आसान सा प्रश्न है। भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपसी बातचीत, कन्वर्सेशन। पाठ्यपुस्तक, परीक्षा, समाचार पत्र ये नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। बाल साहित्य का प्रयोग, आपके ऑप्शन है पहला, व्याकरण पढ़ाने हेतु उचित नहीं है, दूसरा, भाषा सीखने के लिए सस्ता साधन है, तीसरा, भाषा की बारीकियां और सौंदर्य बोध की क्षमता का विकास करता है, और चौथा, बच्चों को मुख्य पाठ्य सामग्री से विचलित करता है। तो विचलन करने जैसी बात नहीं है। आपका जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है? तीसरा, ये समुचित उत्तर है। भाषा की बारीकियां और सौंदर्य बोध की क्षमता का विकास बाल साहित्य के माध्यम से या उसके प्रयोग से होता है। बाकी के बिल्कुल सतही उत्तर हैं या कह लें विकल्प हैं, तो ये नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 120, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग, आपके ऑप्शन है पहला, भाषा को क्लिष्ट बनाता है, दूसरा, भाषा की शोभा बढ़ाता है, तीसरा, प्रभावी भाषा का निर्माण करता है, और चौथा, अनिवार्य है। तो आपका सबसे उचित उत्तर जो है वो है तीसरा। लोकोक्तियों, मुहावरों आदि का प्रयोग जो होता है वो जब आप भाषा का संप्रेषण कर रहे होते हैं तो उसको प्रभावशाली बना देता है। क्लिष्ट बनाने जैसी बात बिल्कुल नहीं है, पहला ऑप्शन खारिज हो जाएगा। शोभा बढ़ाता है, तो शोभा तो अलंकार भी बढ़ाते हैं, क्या मुहावरे ही केवल बढ़ाते हैं? तो ये इस टाइप के विकल्प मान लीजिए कि बस यूँ रख दिए जाते हैं। तो दृष्टि आपकी जो है इन विकल्पों पर नहीं होनी चाहिए, अपेक्षाकृत सर्वाधिक समीचीन उत्तर तक पहुंचने का आपका प्रयास होना चाहिए, जैसा कि तीसरे विकल्प में आपको देखने को मिलता है। और चौथा विकल्प की अनिवार्य है, अनिवार्यता जैसी कोई बात नहीं है कि आपको मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग करना ही है, ठीक है, भाषा में ऐसा कोई निर्देश नहीं है। तो इस तरह से आज का ये वीडियो
यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एक अच्छे भावी शिक्षक के रूप में हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।